नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2025 के अंतिम दिन आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो इस प्रकार है। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई। मंत्रिपरिषद ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान किए जाने की अनुमति दी गई। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त राशि देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंतव्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य शासन की प्रत्याभूति गारंटी पर लिए गए ऋणों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसके लिए राज्य शासन द्वारा 55 करोड़ 69 लाख रुपये का बजट प्रावधान कर 5 राष्ट्रीयकृत निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण राशि वापस करने का अनुमोदन किया गया। ये राष्ट्रीय निगम है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम और दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम। वर्तमान में इन ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 2 करोड़ 40 लाख रुपये ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। ऋण की पूरी अदायगी होने पर यह ब्याज व्यय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय निगमों से एनओसी प्राप्त होने पर शासन की ओर से दी गई 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य शासन पर वित्तीय बोझ कम होगा और भविष्य में होने वाली अनावश्यक व्यय से बचत सुनिश्चित होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। सभी मिलरों के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु अब न्यूनतम 3 माह की जगह 2 माह की मिलिंग करनी होगी। मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक नीति 2024-30 में संशोधन का निर्णय लिया है। इससे नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रचार प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विसंगतियां दूर होगी। इन संशोधनों से राज्य में निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी, स्थायी रोजगार सृजन होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने राजधानी रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह छूट एक्सपो में वाहन बिक्री के बाद पंजीकरण के समय लागू होगी, जिससे मोटर कर में एक मुश्त 50% की राहत मिलेगी। पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में निर्देश किया गया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन एवं परिवहन से संबंधित गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क 0.25 से घटाकर 0.05% करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद वेतन मैट्रिक्स लेवल 14 1 वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद द्वारा रायपुर महानगरीय जिला पुलिस में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत नवा रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, इस बीच जनप्रतिनिधि और इसके साथ ही विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मोबाइल मेडिकल यूनिटों के संचालन से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही सरकार का मानना है कि दुर्गम अंचलों में रहने वाले समुदायों की अस्पताल तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए ये व्यवस्था स्वास्थ्य सुविधाओं को सीधे गांव व बसाहतों तक पहुंचाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए अब इलाज और जांच की सुविधा गांव में उपलब्ध होंगी। उन्होंने इस पहल को आदिवासी समुदायों के सर्वांगीण भागीदारी और स्वास्थ्य सुरक्षा का ठोस आधार बताया। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और विशेषकर अनुसूचित विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति पीबीटीजी, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहते हैं, ऐसे 5 जाति के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और अबुझमाड़िया, और 18 जिले में रहते हैं। कुल 2100 बसाहट है इनका और मात्र 2,30,000 की इनकी आबादी है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो देश के हर वर्ग की चिंता करते हैं। और ये पीबीटी जी के लोग तो समाज के सबसे अंतिम छोर के लोग हैं, जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक हर दृष्टिकोण से पीछे हैं। और उनके लिए नवंबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की और उनके सर्वांगीण विकास के लिए इसमें व्यवस्था है। इस योजना के माध्यम से उनकी बसाहटों में सड़कें पहुंच रही हैं, उनका प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2025 अनेक मामलों में ऐतिहासिक और यादगार बन रहा है। इस वर्ष देश ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई, जिसके माध्यम से एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। साव ने कहा कि इस साल राज्य को कई बड़ी उपलब्धियां मिली। नई उद्योग नीति में निवेश बढ़ा है। विशेष रूप से खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में सरगुजा की जनता को ठगने का काम किया है। 2025 अपने अंतिम चरण में है और अनेक मामलों में 2025 बहुत ऐतिहासिक और यादगार वर्ष रहा है। ये 2025 एक तरफ जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती थी, वंदे मातरम की 150वीं जयंती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष और हमारे छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष, और बड़ी बड़ी उपलब्धियां इन 2025 में देश और राज्य को मिली है। अब 2025 अपने अंतिम चरण पर है
आने वाला 2026 छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए नए उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का वर्ष होगा। एक तरफ जहां हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा 2026 में, वहीं छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का आधार इस 2026 में तैयार होगा। जिस तेज गति से आज छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है, काम की शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से 2026 विकसित छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण वर्ष होगा, भारत के लिए महत्वपूर्ण वर्ष होगा और उसी को संकल्प को पूरा करने का काम 2026 में हम सब करेंगे। सरगुजा की जनता को जो ठगने का काम किया 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने, अभी तो सरगुजा की जनता उनसे हिसाब मांग रही है कि 5 साल में सरगुजा के लिए आपने क्या किया। देखिए, कांग्रेस में आपस में सिर फुटबॉल चल रहा है। कांग्रेस के नेता दिल्ली दरबार को खुश करने में अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। सब अपनी कुर्सी, अपना ओहदा बचाने में लगे हुए हैं। वास्तविकता ये है कि जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं से दूर जा चुके हैं और इसलिए कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। कांग्रेस तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। पखांजूर में छत्तीसगढ़ मितानिन आशा यूनियन और NRLM बिहान सीआरपी सक्रिय महिला संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सुभाष स्टेडियम में धरना प्रदर्शन शुरू किया। दोनों ही संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि अब लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उचित मानदेय, नियमित भुगतान, कार्य की सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य स्थितियों सहित अन्य मांगों को लेकर महिलाएं एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में मितानिन आशा कार्यकर्ता और बिहान से जुड़ी सक्रिय महिलाएं मौजूद रहीं। अभी 9 साल से काम कर रहे थे, 2017 से हम लोग बिहान में जुड़े हैं। तो बिहान में जुड़ने के बाद हम लोग को जब हम लोग जुड़े हैं समूह में, जिस टाइम हम लोग को बोला, उस टाइम जोड़ते समय बोला गया था कि आप लोग खाली समूह में देखरेख करोगे, उसके बाद कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और अभी हम लोग जब ये 9 साल से काम कर रहे हैं तो हम लोग को पंचायती काम भी करवाया जाता है, ऑनलाइन में काम करवाया जाता है, जैसे कि BPRP, लोकस, लखपति दीदी में काम करवाया जाता है, जो हम लोग को समय से ऑनलाइन का पैसा भी नहीं दिया जाता है। आगे हम लोग और लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। हम सक्रिय महिला LRLM बिहान के सक्रिय महिला है। हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं। हम लोगों को मानदेय 1910 रुपया दिया जाता है। इसमें हमारा घर में कुछ काम नहीं होता है, घर का काम नहीं कर पाती हूँ। जमीनी स्तर में जितना भी काम है हम लोगों से करवाए जाते हैं, ऑनलाइन काम भी करवाए जाते हैं और हमारे मानदेय हर महीना भी नहीं देते हैं। क्या क्या मांगे? हमारे मांगे है हमारे वेतन में वृद्धि किया जाए, सम्मानजनक वेतन उन्हें दिया जाए और हर महीना मानदेय दिया जाए, हमें नियुक्तिकरण किया जाए और नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए, यात्रा भत्ता दिया जाए। हमारे 7 सूत्रीय मांग है। जी, मेरा नाम लक्ष्मी निषाद है। धरना प्रदर्शन इसलिए है सर क्योंकि बीते हम लोग को साल भर काम करवाया और 5 महीना का हमारा राशि को अभी तक जमा नहीं किया। इसलिए हम सरकार को आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जल्दी हमारा पेंडिंग राशि भुगतान करें, नहीं तो तीव्र आंदोलन हम करेंगे। कितनी मांगे आपको? कितनी सूत्री मांगे? हम लोग का 14 सूत्र मांग है। मेरा नाम शेफाली सिमंदर है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जानकारी? तो हमारा जो काम कराते हैं पैसा तो सही टाइम से नहीं मिलता है। 5 महीने 7 महीने बाद में मिलता है, वो भी टुकड़े में आधा मिलता है, आधा छोड़ देते हैं। कितने दिन के पैसे बाकी है पता नहीं है। और पिछले भी ऐसे बचत रहा है कि नहीं, अभी बोलता है वो सब भूल जाओ। अभी आगे इस 25 साल का वो भी 5-6 महीने का पैसा बाकी है। अभी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? तीव्र आंदोलन करेंगे हम लोग।
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य भर में 78 पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी दी है और इसी कड़ी में बीजापुर जिले के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है, जहां 4 पर्यटन स्थलों को स्वीकृति मिली है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पर्यटन विकास योजना से बीजापुर जिले को बड़ी सौगात मिली है। जिले के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी मिलने से अब स्थानीय लोगों को घूमने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। बीजापुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए माना जाता है। यहाँ की घाटियाँ, जंगल और प्राकृतिक पर्यटन स्थल अब आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किए जाएंगे। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने नकदी पर्यटन स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर और बीजापुर जैसे क्षेत्रों को पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख स्थान दिलाना है। यह बीजापुर जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर हमारे आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ जिले को मिलेगा। साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास से होटल, गाइड, परिवहन और छोटे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे बेरोजगार युवाओं को अपने ही जिले में काम मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने हर खबर की टीम से विशेष बातचीत में कहा कि यह विकास जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। बीजापुर जिले के बीजापुर के स्थल या पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खबर ये है कि बीजापुर में 4 पर्यटनों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है बेहतर बनाने के लिए और कई लागतों से बनने जा रहा है। जो बीजापुर के पर्यटन है लगातार बाहर में जाया करते थे अपने पैसों का इन्वेस्ट करके, वो अब जिला में ही देखने को मिलेगा। जितने भी पर्यटन हमारे साथ बीजापुर जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते कुल कितने पर्यटन बन रहे हैं, उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है और जो बाहर जाते थे वो यहाँ पे मिलने जा रहे, तो कितने यहाँ के लोगों में खुशी होगा। सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग को भी मुझे चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजापुर जिला में जिस प्रकार पर्यटन लगभग 4 का जो उद्घाटन, एक का उद्घाटन हुआ है और बाकी बनना बाकी, यहाँ के पर्यटन बनने से यहाँ के लोगों में कितना लाभ मिलने वाला है और जो पर्यटन लगातार बाहर जाते थे उनके लिए क्या लाभ पहुंच रहा है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी मंशा और पुलिस के सहयोग से जो हमारे क्षेत्र में जलप्रपात और बहुत से ऐसे पर्यटन क्षेत्र थे जो कहीं न कहीं यहाँ से लोगों को देखने तक को नसीब नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है तो ऐसे ऐसे यहाँ के पर्यटन सामने देखने को मिल रहे हैं। और नंदी जो इतनी ऊपर से पानी गिरती है, ये कल्पना था, लेकिन मैंने स्वयं जाकर के देखा जिस दिन वहाँ के पर्यटन के लिए भूमि पूजन किए गए थे, हमारे परम आदरणीय गृहमंत्री जी भी आए थे। मुझे लगा कि ऐसे पर्यटन हमारे हृदय स्थल में होने के बावजूद भी हम लोग से वंचित थे। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए इन नंदी, नीलमसराई और नीलमड़ू जैसे बहुत सारे हमारे बस्तर के हृदय स्थलों में बैठे हुए वाटरफॉल है, उनको पर्यटन की दृष्टि से कैसे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारी दूर हो, उस ग्राम पंचायत में वहाँ के ग्राम पंचायत की आय कैसे बढ़े, इसको लेकर के सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की और अति शीघ्र इन पर्यटनों को बढ़िया बेहतर तरीके से बनाने की उन्होंने घोषणा की और मंशा अपने साथ जाहिर की। सर, लगातार यहाँ के स्थानीय जो बीजापुर के पर्यटन है वो बाहर जाया करते थे अपने पैसे इन्वेस्ट करके, अब
बाहर के लोग बीजापुर में आएंगे, इसको लेकर आते हैं। स्वाभाविक है, यहाँ अगर पर्यटन चालू होंगे तो स्थानीय स्तर के लोग जाएंगे, पैसे भी बचेंगे, देखने को बाहरी चीजों से अच्छा यहाँ है, यहाँ देखने को मिलेगा। इससे यहाँ की जो स्थिति है और यहाँ की जो बेरोजगारी है कहीं न कहीं कम होगी। वहाँ जो गाइड के रूप में काम करेंगे, वहाँ अपना टूरिज्म के लिए जो अपना शेड बनाएंगे, वहाँ बम्बू राफ्टिंग के लिए, ऐसे सब चीजें स्थानीय स्तर पे होगा तो यहाँ बहुत ही अच्छा होगा और यहाँ के पर्यटन यहाँ देखेंगे, साथ ही बाहर के लोग भी आएंगे। सर, अभी जो लंबी का जो पर्यटन बन गया या उसका उद्घाटन भी हुआ, कुल कितना लागत का होगा? लगभग रोड की लागत 95 लाख है और जो वहाँ के पर्यटन स्थल का मैं नहीं जान पाया हूँ, लेकिन जानूंगा तो मैं आप लोग अवगत कराऊंगा। लेकिन अच्छा है, लंबी बहुत ऊंची वाटरफॉल है और वहाँ का जो पर्यटन स्थल भी हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा, बहुत ज्यादा पर्यटक वहाँ जाकर देख सकेंगे। जैसे बीजापुर जिले में सुनने को मिलता है लगभग 7 से 8 पर्यटन ऐसा जगह इतना बढ़िया है कि वहाँ के लोग अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी जितने 4 पर्यटन को शायद सरकार ने बड़ी लागत में बनाने जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में लंबी बन रही। तो यहाँ के आपने बेरोजगारी का खात्मा होगा बोल रहे हो उस क्षेत्र में जहाँ पे पर्यटन बन रहे, पर्यटन बनने से वहाँ किस प्रकार का वहाँ के स्थानीय बेरोजगारों के लिए वहाँ काम मिले या वो अपने घर चलाने चलाए? देखिए, पर्यटन स्थल बनने से वहाँ फल, फ्रूट, होटल, लॉज, पानी, ऐसे बहुत सारे दुकानें खुलेंगी स्थानीय स्तर पे, तो सीधा पैसा वहाँ के बेरोजगारों को मिलेगा। और जो गाड़ी अगर कोई टैक्सी, ऑटो ये करते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। पर्यटन स्थल इसीलिए बनाया जाता है कि स्थानीय बेरोजगारों को पहले से उसका डायरेक्ट लाभ मिले। और मैं समझता हूँ अगर ऐसे पर्यटन स्थल बनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ, सबको तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा। सर, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नक्सलवाद को लेकर जो डेडलाइन तय की है उसके अनुसार 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने का जो डेडलाइन है उसके लिए जैसे जैसे नक्सली भी खत्म होते जा रहे, वैसे वैसे एक से एक पैटर्न भी दिख रहे हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को किस प्रकार वहाँ के बाहरी लोग आए या यहाँ के स्थानीय लोगों में जो उत्साह किस प्रकार दिखे। देखिए, नीलम सराय की बात करते हैं। नीलम सराय में अभी भी विदेशी लोग कर गए हैं, नमी को ले गए हैं। वहाँ जो स्थानीय स्तर पर टिकट की जो राशि है ग्राम पंचायत के माध्यम से तय किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में ग्राम पंचायत को जाएगा, वहां बैठकर काम करने वाला बेरोजगार को जाएगा। वहां जो छोटे छोटे स्थानीय फल फ्रूट की दुकान, नाश्ता की दुकान और वो लोग रुकेंगे तो अपना निगम क्या टूरिस्ट मंडल के माध्यम से जो घरें बनेंगे, कहीं ना कहीं वहां काम करने वाले रहेंगे, स्थानीय लोग रहेंगे, स्थानीय लोग को काम मिलेगा। रही बात नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद का लिए हमारे जो परमादरणीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन 2026 मार्च तक का किया है, मैं समझता हूँ 2026 मार्च से पहले नक्सलवाद खत्म होगा, क्योंकि नक्सलवाद की जो रीढ़ की हड्डी था वो लगभग टूट गया है। गिने चुने लोग बचे, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। पोस्ट को फ्री हैंड कर दिया सरकार, फ्री हैंड के बाद ही नक्सलवाद को सफाया पोस्ट कर रही है, होगा, निश्चित होगा, या तो मरे या तो वापस आए अपने गांव में, विचारधारा के माध्यम से आत्मसमर्पण करे, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करे, ये निश्चित है होगा। सर, अभी भी कुछ नक्सली बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते? मैं तो उनको सरकार के पुनर्निवास के माध्यम से जो सरकार अपील करती है, अगर वो पुनर्वास के माध्यम से आए, उनपे जो इनाम रखा हुआ है इनाम पाए और मुख्य धारा में जुड़े। जो गलती उन्होंने विदेश अपने काल में किया है वो गलती दोबारा ना करें। मनुष्य जीवन से एक बार मिलता है, भगवान एक ही बार देता है, बार बार नहीं देगा। मनुष्य बन करके मनुष्य की सेवा करे तो उसका फल अच्छा जाएगा।
और मेरे से वही उच्च अपील है कि वे आकर सरकार की मुख्य धारा में जुड़े और एक मानवता का धर्म निभाएं। ये हमारे साथ जुड़े थे बीजापुर जिले के जिला अध्यक्ष भाजपा पार्टी के। अभी जो वर्तमान जो सरकार है उन्होंने बीजापुर के लिए लगभग 4 पर्यटनों को बेहतर बनाने के लिए जो लागत तय की है उसके अनुसार ही पर्यटन बन रही है जिसका नाम नमू। अभी पिछले दिनों कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा में पहुंचकर उस पर्यटन का उद्घाटन भी किया। देखना होगा कि बीजापुर जिले में 4 पर्यटन किस प्रकार बनेंगे, कितनी खूबसूरत में दिखेंगे और वहां के स्थानीय लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण सुविधा होगी और उनकी जो बेरोजगारी वो 8% काफी होने को दिखेगा। इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल बीजापुर जिले के लिए विकास का नया रास्ता खोलती नजर आ रही है। आने वाले समय में ये जिले की पहचान को पर्यटन के क्षेत्र और मजबूत करेगी। इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल बीजापुर जिले के लिए विकास का नया रास्ता खोलती नजर आ रही है। आने वाले समय में ये जिले की पहचान को पर्यटन के क्षेत्र में और मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।